आजकल ना हर घर में एक ही सवाल है और इसका जवाब आपकी रसोई से शुरू होकर दुनिया के सबसे तनावपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक तक जाता है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक सिलेंडर की नहीं है, ये उस छिपी हुई कीमत की है जो चुका कोई और रहा है। हम सब परेशान हैं ना। रसोई गैस के दाम तो बस बढ़ते ही जा रहे हैं और जब ये सवाल पार्लियामेंट में उठता है तो पता है क्या जवाब मिलता है? एक बड़ा ही सीधा सा जवाब। तो सरकार क्या कहती है, वो इस संकट की वजह क्या बताती है? चलिए देखते हैं। उनकी कहानी हमें ले जाती है दुनिया के एक बहुत ही जरूरी समुद्री रास्ते पर। जवाब है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। हाँ, ये दुनिया का वो सबसे जरूरी समुद्री रास्ता है, एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से हमारी ज्यादातर एलपीजी आती है और सरकारी बयान ये है कि इसे बंद कर दिया गया है। तो क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में ये तो कहानी की बस शुरुआत है, क्योंकि जो हमें बताया जा रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। इन सुर्खियों के पीछे एक और ही कहानी छिपी है, एक ऐसी कहानी जो सीधे हमारे किसानों के दर्द से जुड़ी हुई है। ये किसान का दर्द है, उसकी आवाज है। सोचिए, जब हम और आप एलपीजी सिलेंडर की बढ़ी हुई कीमतों पर बात कर रहे होते हैं, तब किसी का भी ध्यान उन कंटेनरों पर नहीं जाता जहां हमारे किसानों की महीनों की मेहनत, उनकी फसल पड़े पड़े सड़ रही है। यही है वो अनकही कहानी जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब इन सुर्खियों के पर्दे को हटाते हैं और उस असली कहानी को समझते हैं, जहां असल में जो कीमत चुका रहा है वो हमारा किसान है, जिसकी आवाज शायद इस शोर में कहीं दब कर रह गई है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज आ नहीं सकते हैं तो जाहिर है यहां से जा भी नहीं सकते हैं, और इसका सीधा असर पड़ रहा है महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात के किसानों पर। ये किसान जो अंगूर, मसाले, सब्जियां ये सब खाड़ी देशों को एक्सपोर्ट करते हैं, उनका सारा का सारा माल कंटेनरों में बंद पड़ा है। और ये सिर्फ कुछ खराब होती फसलें नहीं हैं, ये करोड़ों का सीधा सीधा आर्थिक नुकसान है, ये बर्बाद होती जिंदगियां हैं। तो मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक तरफ है सुर्खियां जो हमें एलपीजी की किल्लत और जियोपॉलिटिकल टेंशन के बारे में बता रही हैं, और दूसरी तरफ है वो हकीकत जो सुर्खियों में नहीं है, हमारे किसानों की कहानी, जिनका करोड़ों का माल सड़ रहा है और उनकी साल भर की मेहनत पानी में जा रही है। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये पूरा संकट एक इंटरनेशनल झगड़े की वजह से है, तो भाई ये लड़ाई है किसकी? और अगर लड़ाई किसी और की है तो उसकी कीमत हम क्यों चुका रहे हैं? देखिए, जो सोर्स मटेरियल है वो साफ साफ कहता है ये लड़ाई भारत की है ही नहीं। ये तो अमेरिका और ईरान के बीच का झगड़ा है, और चक्की के इन दो पार्टों के बीच में पिस कौन रहा है? हम और हमारे किसान। हम उस लड़ाई की कीमत चुका रहे हैं जिससे हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और कहानी में एक और बड़ा पेंच है, एक चौंकाने वाला सवाल। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाकई इतना खतरनाक है तो यह सिर्फ भारत के जहाज़ों के लिए ही क्यों बंद है? चीन के जहाज़ तो वहां से आराम से आ जा रहे हैं, उनके लिए रास्ता खुला क्यों है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा उलझा देता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इस जाल में फंसे ही कैसे? आज के इस संकट को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, उस वक्त में जब भारत और ईरान के बीच एक बहुत ही अनोखा, एक बहुत ही फायदेमंद आर्थिक रिश्ता हुआ करता था। एक ऐसा रिश्ता जो हमें ऐसी ही मुश्किलों से बचाता था। 60 ये नंबर इस पूरी कहानी के सेंटर में है। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये उस आर्थिक आज़ादी का सिंबल है जो भारत के पास कभी हुआ करती थी। ये 60 दिनों की दोस्ती का एक ऐसा फॉर्मूला था जिसने पूरा खेल ही बदल दिया था। ये ना एक कमाल का सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक साइकिल था, मतलब दोनों देशों का फायदा। सोचकर देखिए, भारत को ईरान से कच्चा तेल मिलता था, लेकिन हमें पैसे तुरंत नहीं देने होते थे। नहीं, हमें 60 दिन का टाइम मिलता था। इन 60 दिनों में हम उस तेल को रिफाइन करते, बेचते, पैसा कमाते और फिर 60 दिन बाद ईरान को पेमेंट करते थे। और मजे की बात यह है कि ईरान फिर उसी पैसे से हमसे हमारा सामान खरीदता था, मतलब हमारे एक्सपोर्ट को भी जबरदस्त बूस्ट मिलता था। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये एक ऐसी जबरदस्त व्यवस्था थी जिसमें भारत को अपने जेब से एक पैसा भी एडवांस में नहीं लगाना पड़ता था। ईरान का तेल लिया, उसे बेचा, पैसा कमाया और फिर 60 दिन बाद आराम से चुका दिया। लेकिन अमेरिका के दबाव में आकर ये पूरा सिस्टम खत्म कर दिया गया, और इसी के साथ भारत ने वो इकोनॉमिक सेफ्टी नेट खो दिया, वो सुरक्षा कवच खो दिया जो आज हमें ऐसे संकटों से बचा सकता था। शायद यही वजह है कि आज हम ग्लोबल प्रेशर के सामने इतने मजबूर नजर आते हैं।
तो ये सारी बातें हमें आज कहाँ लाके खड़ा करती हैं? अब आगे क्या? सोर्स मटेरियल के हिसाब से देखें तो ये भारत की फॉरेन पॉलिसी और हमारे इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ है। और ये एनालिसिस हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। हम दुनिया के बाकी देशों के साथ आखिर रिश्ता कैसा चाहते हैं? क्या हमें एक दोस्त चाहिए जिसके साथ बराबरी का आपसी फायदे का रिश्ता हो, या फिर हमें एक बॉस चाहिए जो बस अपनी पॉलिसी हम पर थोपे और ये उम्मीद करे कि हम चुपचाप उसका पालन करते रहें? और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। भारत को अपने भविष्य के लिए क्या चुनना है? एक बॉस जो हुक्म चलाए, या फिर दोस्तियां जो बराबरी और एक दूसरे के सम्मान पर टिकी हों? ये सवाल